हेलो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी। आज है 5 अगस्त। शुरुआत करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो स्पेस यानी अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ है। ये इमेज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे सेशन आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलने वाले हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे सेशन को आप कंप्लीट देखें, क्योंकि कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आईएसएस के एक्सियम 4 मिशन के ग्रुप कैप्टन के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं शुभांशु शुक्ला, और भारत से एक और मेंबर गए हैं, उनका नाम है प्रशांत बालाकृष्णन। ये भी ग्रुप कैप्टन होंगे, लेकिन इसमें जो ये ग्रुप कैप्टन बने हैं शुभांशु शुक्ला, ये मेन होंगे और ये एक बैकअप मेंबर की तरह रहेंगे। एक्सियम 4 मिशन एक प्राइवेट कंपनी का मिशन है। 4 का मतलब है चौथा संस्करण है। इसके पहले 3 मिशन और हो चुके हैं, और ये भी जान के रखें कि ये 7 क्रू मेंबर्स इसमें होंगे, जिसमें से 4 मेन होंगे और 3 बैकअप में रखे जाएंगे। बैकअप में एक भारत से हैं, 4 में मेन शुभांशु शुक्ला होंगे। इसके बाद तिबोर कापू भी इसमें शामिल हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि पिगी व्हिटसन इस मिशन को लीड कर रहे हैं। सुलवाज उजनास्की जो है ये 4th मेंबर की तरह होंगे। पहले हो गए शुभांशु शुक्ला, पिगी व्हिटसन, तिबोर कापू और सुलवाज उजनास्की हो गए। तो इस प्रकार से 4 मेन मेंबर हो गए। ये दोनों मेंबर इसलिए गए हैं क्योंकि भारत का एक अपकमिंग स्पेस मिशन है और उसका नाम है गगनयान। ये यहाँ से एक एक्सपीरियंस प्राप्त करेंगे, और ये मिशन बेसिकली आईएसएस का यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का है। शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालाकृष्णन दोनों इंडियन एयरफोर्स के पायलट हैं, और इनको बहुत सारी फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ ये आईएसएस पे जाकर एक्सपीरियंस प्राप्त करेंगे, जो भारत के गगनयान मिशन में हेल्पफुल साबित होगा। एक्सियम 4 मिशन जहां तक कि एक प्राइवेट कंपनी का मिशन है, लेकिन इसमें नासा भी शामिल है, और ये नासा इसरो के दोनों के सहयोग से शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालाकृष्णन को इसमें ट्रेनिंग की तरह इस मिशन को लीड करेंगे, इस मिशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर हम यूएस की बात करें तो ग्रेन ब्लिफोर्ड नामक अंतरिक्ष यात्री थे, जो पहले ब्लैक अमेरिकन यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन स्पेस फ्लाइट इन्होंने कंप्लीट की थी। ये स्पेस में गए थे, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। इसके पहले एक एड ड्वाइट थे, जो कि यूएस एयर फोर्स में कार्यरत थे, और इनको चुना गया था, लेकिन पॉलिटिकल रीजन के कारण इनको उस समय नहीं ले जाया गया। तो ये पहले ब्लैक यानी कि श्वेत बन चुके थे ग्लेन बिलफोर्ड, लेकिन एडवाइट का नाम इसलिए प्रचलन में है क्योंकि इन्होंने 90 वर्ष की उम्र में अभी 2024 में अपना स्पेस में जाने का सपना साकार किया, और ये स्पेस का सपना पूरा हुआ। ब्लू ओरिजिन जो स्पेस कंपनी है, और उसका जो रॉकेट है उसका नाम है न्यू शेफर्ड, जो बेसिकली जेफ बेजोस की कंपनी है। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना सपना साकार किया स्पेस में जाने का। जहां तक गगनयान की बात है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें हम जान के रखते हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान देंगे इस पे। गगनयान में 3 मिशन होंगे। बेसिकली इसको आप 2 मिशन कह सकते हैं। एक होगा अनक्रूड मिशन, एक होगा क्रूड मिशन। अनक्रूड में 2 होंगे, गगनयान 1, गगनयान 2, और ये होगा फाइनल गगनयान 3, जिसमें क्रूड होंगे, यानी कि इसमें अंतरिक्ष यात्री होंगे। गगनयान 1 और 2 में कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं होगा, लेकिन इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें व्योम मित्रा नामक एक रोबोट होगा। ये एक ह्यूमनाइड रोबोट है, मीन्स ये ह्यूमन की तरह दिखेगा, और ये जो पहले और दूसरे मिशन में जाएंगे, ये वहाँ के एनवायरनमेंट को टेस्ट करेंगे, क्रू मॉड्यूल को टेस्ट करेंगे, और बहुत सारे स्थितियों का पता लगाएंगे स्पेस में जाके। जब इन सारे डेटा को कलेक्ट कर ले जाएगा, उसके बाद एक क्रूड मिशन जाएगा गगनयान 3 का। गगनयान का बेसिक जो इंग्लिश में अर्थ होगा वो होगा सेलेस्टियल क्राफ्ट। सेलेस्टियल मीन्स गगन, क्राफ्ट मीन्स यान। और इसके कुछ और इंपॉर्टेंट बात आप जान के रखेंगे कि ये 7 दिनों का मिशन होगा, और ये लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा, यानी कि करीब 400 किलोमीटर ऊंचाई पे मिशन होगा। इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा भारत के खुद के रॉकेट से। उसका नाम है HLVM3, यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3। लेकिन H का मतलब होता है ये ह्यूमन रेटेड है, मीन्स इंसानों के रहने के लिए ये उपयुक्त है। और ये बेसिकली बेस है हमारे ओरिजिनल वर्जन, उसका नाम है GSLV मार्क 3, यानी कि जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3। गगनयान हमारा लॉन्च किया जाएगा SDSC श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और इस गगनयान में एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, जो कि क्रू इंटरेक्शन और क्रू मॉड्यूल बहुत सी चीज़ों को समझने के लिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। उसका नाम है सखी। सखी का फुल फॉर्म है स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जान के रखेंगे। और इस पूरे मिशन को लीड करेंगे VR ललितांबिका। इसके साथ साथ इसरो के जो चेयरमैन हैं S सोमनाथ हैं,
और एक और मेंबर होंगे, उनका नाम है एस उन्नी कृष्णन नायर, यानी कि तीनों मेंबर्स को लीड करेंगे, लेकिन जो इसके जो मेन लीड होंगे वो होंगे वी आर ललितांबिका। एक बात और याद रखेंगे कि शुभांशु शुक्ला अभी 2024 में इस मिशन में जा रहे हैं, और इससे हम एक बात और याद करेंगे कि 1984 में भारतीय मूल के राकेश शर्मा पहली बार स्पेस में गए थे, और उसके ठीक 40 साल बाद भारत के शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालाकृष्णन स्पेस में जाएंगे। तो ये रहे स्पेस के बारे में क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत यानी कि इंडिया में। इंडिया इसको लीड करेगा। थोड़ा सा ग्लोबल साउथ के बारे में समझते हैं, बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा इसको। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ ये दोनों टर्म यूज किए जाते हैं उन देशों के लिए जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे डिवाइड होते हैं, यानी कि आसान शब्दों में कहें तो गरीब और अमीर देश, विकसित देश और विकासशील देश। ग्लोबल साउथ विकासशील देशों में आते हैं, ग्लोबल नॉर्थ विकसित देशों में आते हैं। और ज़्यादा डीपली समझना है तो आप इनको G7 कंट्रीज के रूप में देखने की कोशिश करें। एग्जैक्टली सारे नेशन नहीं है, लेकिन आप समझ जाएंगे इससे कि यूएस कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, ये सब एडवांस्ड इकोनॉमी से। और ग्लोबल साउथ में हमारे वो देश आते हैं जो विकासशील देश हैं, जैसे कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, या फिर अफ्रीकन देश हो गए। तो ये ग्लोबल साउथ में आते हैं, और इसका जो सम्मेलन होगा वो भारत में होगा, जैसा कि हमने क्वेश्चन से देखा है। ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज बहुत ही हाईली इंडस्ट्रियलाइज होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, और इनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा होती है, करीब 40,000 से 60,000 अमेरिकी डॉलर होती है प्रति साल प्रति व्यक्ति। और जबकि विकासशील देशों की बात करें, यहाँ तक कि इंडिया को ही आप ले लेते हैं, तो भारत की जो जीडीपी पर कैपिटा है वो 2098 अमेरिकी डॉलर है, जो रफली ट्रांसलेट होती है 1,83,000 सालाना। एक साल में इतना ही कमाता है भारत के एक आदमी, जो कि जीडीपी पर कैपिटा में आती है। वहीं विकसित देशों की बात करें तो वो 40,000 अमेरिकी डॉलर के आसपास कमाते हैं, यानी कि 32 लाख से करीब 40-45 लाख तक जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जो हम ग्लोबल नॉर्थ की बात करते हैं तो यूरोप के देश होते हैं, नॉर्थ अमेरिका होते हैं, और पार्ट ऑफ ईस्ट एशिया यानी कि जापान और साउथ कोरिया की बात ले लेते हैं। यहाँ से मैप से भी देखते हैं इसको। और जो लार्जेस्ट कंट्री ग्लोबल साउथ के हैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो मैंने लाल लाइन से हाईलाइट किया है ये नॉर्थ अमेरिका का देश है, याद रखिएगा। मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका में आता है, और साउथ अमेरिका के सारे देश हैं यहाँ शामिल होते हैं। अमेरिका के नॉर्थ साउथ से कंफ्यूज नहीं होना है। ग्लोबल साउथ में विकासशील देशों को ही रखा जाता है जनरली। और साउथ समझने का उद्देश्य है कि एक आप इमेजिनरी लाइन मान लें, यहाँ पे ऊपर के देश सारे विकसित हैं, नीचे के सारे देश विकासशील हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इसमें बाहर है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे साउथ कोरिया इसमें बाहर है, जापान पूरा बाहर है इसमें, और छोटे मोटे और क्षेत्र से बाहर है। अफ्रीका के पूरे देश में शामिल हैं, यहाँ पे ब्राज़ील हो गया, मैक्सिको हो गया, पनामा हो गया, इस तरह के हैं। ये बॉर्डर कोई एक्चुअल बॉर्डर नहीं है, बेसिकली आप समझने के लिए है। ये ऊपर रशिया हो गया, नीचे चाइना हो गया। तो इस प्रकार से हम एक आइडिया ले लेंगे कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज है, यानी कि आपको सब समझने के लिए है, एक्चुअल इमेज इससे नहीं जुड़ा हुआ है। डॉपलर रडार किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में बेसिकली लाहौल स्पीति नामक जगह है, वहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा। और इसका उद्देश्य होता है कि ये डॉपलर इफेक्ट पे काम करता है। साइंस का क्वेश्चन, अगर आप डॉपलर इफेक्ट को समझते हैं तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा। नहीं है तो इससे कोई मतलब नहीं, कोई ज़्यादा इससे समझने की जरूरत इसमें नहीं है। इसका उद्देश्य यह है कि ये प्रेसिपिटेशन और टॉर्नेडो वगैरह यानी तूफान आंधी को देखता है। प्रेसिपिटेशन मीन्स होता है वर्षा, और खराब मौसम की पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसे कि लद्दाख एक सेंसिटिव जोन है जहाँ पे भूस्खलन और बहुत सारे समस्याएं आ सकती हैं, तो उसको पहले ही मॉनिटरिंग करने के लिए हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति में स्थापित किया जाएगा इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन रिकॉल क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, ताकि आप एक बेहतरीन क्वेश्चन सीख पाएं, कुछ अच्छे क्वेश्चन आप याद कर पाएं। और कल मैंने क्वेश्चन दिया था कि विंड डेमन किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है। आंसर देने वाले टॉप आंसरर हैं वो हैं जैन सिंह। जैन सिंह ने बहुत अच्छा इसका उत्तर दिया है। ये बेसिकली एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल है, और लॉन्च किया गया है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा। तो हमारा ग्रेट आंसर अवार्ड जाता है 4 अगस्त का जैन सिंह को। जैसा कि हमने आंसर में देखा, ये इजराइल द्वारा डेवलप किया गया है, बेसिकली इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा। और ये एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल है, मीन्स इसको एयर से लॉन्च कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर से लॉन्च कर सकते हैं, या फिर फाइटर जेट से लॉन्च कर सकते हैं। और जमीन पे चाहे वो कोई दुश्मन का एक अस्थायी क्षेत्र हो या फिर कोई मूविंग शिप हो, उस पर भी हम लॉन्च कर सकते हैं। यानी कि स्टार्टिंग और मूविंग टारगेट को दोनों को लॉन्च कर सकते हैं इस एयर टू सरफेस मिसाइल द्वारा। लेकिन विंड डेमन की बात करना, भारत के डीआरडीओ के डेवलप की गई जो मिसाइल है उसके बारे में बात करना अधूरी होगी, क्योंकि भारत ने रुद्रम 2 मिसाइल हाल ही में सफल परीक्षण इसका किया है। ये भी एयर टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि एयर से सरफेस पे डिस्ट्रॉय करती है। और ये बहुत ही एडवांस वर्जन है, और स्वदेशी तकनीक यानी कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से निर्मित की गई है, और डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है।
तो इसको हम याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। एपोफिस क्षुद्रग्राह मिशन एक मिशन होगा, लेकिन इसमें एपोफिस का अर्थ क्या है, ये किस चीज से लिया गया है? मिल्की वे स्टार है, डेविल सरपेंट है, सन गॉड है, मून गॉड है? उत्तर आपको इसको पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इसको जरूर शेयर करें। बेस्ट आंसर को हाईलाइट किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे नेक्स्ट सेशन में आप इसको देख सकते हैं, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है टूरिज्म से रिलेटेड है। आप यहाँ पे छोटी सी बस देख पा रहे होंगे। यात्रा और पर्यटन के विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है, यानी कि ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 39th। और ये डेवलप किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। सबसे पहला स्थान इसमें दिया गया है यूएस को, दूसरा स्थान इसको दिया है स्पेन को, तीसरा स्थान दिया गया है जापान, चौथा स्थान दिया गया है फ्रांस को, और पांचवा स्थान दिया गया है ऑस्ट्रेलिया को, और 39वां स्थान दिया गया है इंडिया को। सबसे खास बात इसमें है कि भारत इसमें टूरिज्म में भले ही 39 पोजीशन में हो, लेकिन करीब 14.3 मिलियन है कि 14.3 मिलियन टूरिस्ट भारत में हर साल आते हैं, जो कि पूरे ग्लोबल टूरिस्ट मार्केट का 1.47% है। अगर रैंकिंग की बात करें तो जैसा कि इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जारी किया है, इसके जो चीफ हैं वो हैं क्लास श्वाब, बेसिकली इसके फाउंडर भी रह चुके हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को सबसे खास तरीके से हम जानते हैं कि इसमें एक समिट होती है हर साल, जनवरी के एंड में होती है, ठंडी में एकदम होती है। इसको ऐसे याद रखेंगे, ये डावोस समिट होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के इकोनॉमिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं, पॉलिसी मेकर पार्टिसिपेट करते हैं, और विभिन्न प्रकार के कंटेम्परेरी इश्यूज जो दुनिया के प्रचलित जो समस्याएं हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, समाधान प्रस्तुत करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कोई यूएन की बॉडी नहीं, बेसिकली एक एनजीओ है, लेकिन इसमें इतने ज़्यादा हाई प्रोफाइल लोग पार्टिसिपेट करते हैं कि ग्लोबल पॉलिसी को ये चेंज कर सकते हैं एक अपनी दिशा में। और हाल ही में अगर हम रैंकिंग की बात करें तो एक बहुत ही जरूरी रैंकिंग है, हमेशा हम इसको याद करेंगे। भारत की जो रैंकिंग आई है वो 82 है, और ये जारी की है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। सबसे खराब पासपोर्ट वाला जो देश है वो है 103 नंबर पे है, वो अफगानिस्तान। सबसे बेहतरीन पासपोर्ट है वो जीता है एशियाई देश ने, और वो है सिंगापुर। और जो ये पूरा हेनले इंडेक्स जारी करता है, ये विभिन्न प्रकार के इंडेक्स जारी करता है, जैसे कि रिच लिस्ट हो गई, मिलेनियर्स की लिस्ट हो गई, इस प्रकार की लिस्ट जारी करता है। और इसके सीईओ के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जितनी रैंकिंग पब्लिश करता है पूरे साल, तो इसके सीईओ को जानना बहुत जरूरी है। ये हैं जॉर्ग स्टेफन, JUERG स्टेफन है, ये हैं हेनले के सीईओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। WHG 02 उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। चाइना का वही पुराना जो रॉकेट सीरीज जैसे कि अपने यहाँ GSLV है, उसी प्रकार से यहाँ पे लॉन्ग मार्च रॉकेट यूज किया जाता है। और ये मिशन बेसिकली इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए है, इसको याद रखेंगे। इंटरनेट सैटेलाइट है, ये लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है, और इसका जो नाम है WH-02। चाइना के एक खास महत्वपूर्ण मिशन को आप जान के रखेंगे कि हाल ही में इसने चेंगे 5 मिशन लॉन्च किया था। और बेसिकली चेंगे सीरीज के जितने भी मिशन हैं वो चाइना से जुड़े हुए हैं, और ये मून मिशन है। इसमें इन्होंने जो लूनार यानी कि चंद्रमा के सरफेस से मिट्टी लाई और वहां का परीक्षण किया। अगला मिशन इसका होगा चेंगे 6 होगा, जो 2024 में ही लॉन्च होने वाला है। इस समय पूरे दुनिया में सिर्फ 2 ही मानव निर्मित अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन कार्य कर रहे हैं। एक तो हो गया आईएसएस, जो कि हमने बात कर रहे थे अभी शुरू में, और दूसरा है जो चाइना द्वारा निर्मित है, उसका नाम है तियांगोंग। ये चाइना का खुद का स्पेस स्टेशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन ये भी एक रिप्रेजेंटेटिव में से, यानी कि आपको समझने के लिए है, रिकॉल करने के लिए है। रूसी नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में कौन सा जहाज शामिल हुआ? भारत से एक शिप गया है जो कि रूस में एक्सरसाइज हो रही है, उसका नाम है मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज यानी कि MPX, और ये गया है सेंट पीटर्सबर्ग में। अब इसका नाम है INS तबार। ओलंपिक में भारत का सबसे युवा मुक्केबाज रेफरी कौन बन गया है? तो ये बने हैं कपिलान साई अशोक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है झारखंड में। झारखंड में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं हेमंत सोरेन, और इन्होंने लॉन्च की है मैया सम्मान योजना। मैया मीन्स मदर, सम्मान मीन्स उनके हॉनर रेस्पेक्ट के लिए, और योजना एक स्कीम है। इसमें 21 से 50 वर्ष के जो वुमेन हैं उनको ये दिया जाएगा, और 1000 रुपये DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा उनके अकाउंट में पैसे दिए जाएंगे। ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है मैया सम्मान योजना, जो कि झारखंड सरकार की है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे इससे कि NCPCR यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसके चेयरपर्सन ने
झारखंड की एक खान है, अभ्रक की खान है, माइका की खान है, उसको चाइल्ड लेबर फ्री घोषित कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पे बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जा रही है। ये पहली सी चाइल्ड लेबर फ्री माइन घोषित की गई है जो कि झारखंड में है। और झारखंड में बात करें तो ये कोडरमा माइन है, ये वहां पे चाइल्ड लेबर फ्री माइन घोषित की गई है एनसीपीसीआर के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से टाइम का 2024 का विश्व का महानतम स्थान नहीं है। तो टाइम 2024 का भारत के महानतम स्थान की घोषणा की गई है। ये कुछ कैफेज हैं या फिर कुछ अच्छे प्लेसेस हैं जो विजिट किए जा सकते हैं। तो उनमें से ये तीनों नाम दे रखे हैं, ये तीनों इसके हिस्सा हैं और इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो नन ऑफ दीज होगा। इसका मतलब है कि इन तीनों को शामिल किया गया है और इनका हम नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रोड को लेके है। हाल ही में स्वीकृत 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाएं कितनी लंबी सड़कों को कवर करेंगी? तो करीब 50,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी हुई है, तो ये कवर करेगी 936 किलोमीटर। इसकी दूरी इतनी होने का कारण यह है कि इसमें कई सड़कें 8 लेन की होंगी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूट्स को कवर करेंगी ताकि लॉजिस्टिक्स जो बॉटलनेक है उसको दूर कर सकें, ताकि जो मालवाहक वाहन है वो आसानी से आ सके कम समय में बिना किसी जाम में फंसे हुए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य विकास के लिए ग्रेट थिंक टैंक किसने द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है गुजरात सरकार द्वारा। नीति आयोग के तर्ज पे लॉन्च किया गया है, तो इसको हम याद रखेंगे। निवाहिका वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है NIT कालीकट द्वारा। बेसिकली ये डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। और राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। राष्ट्रपति भवन में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी गवर्नर्स की। तो ये अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन सीख के जा रहे हैं, ये मेरे गारंटी है। आपने बहुत अच्छे MCQ सीखे हैं, आप बस इसको रिवाइज करते रहेंगे। और ये रहे आज के करंट अफेयर्स। कोई डाउट या फीडबैक हो तो जरूर शेयर करें, डाउट को आंसर करूंगा, फीडबैक कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो होमवर्क क्वेश्चन दिया है तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।